चलिए अब रुक करते हैं ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा की रिपोर्ट का। समाजवादी पार्टी कैसे रोकेगी सेकुलर वोट के बिखराव को? बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल, क्योंकि पहली सूची में बीएसपी ने 14 सीट पर मुस्लिम को टिकट दिए हैं, 9 दलित वर्ग को टिकट दिए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने 20 मुस्लिम चेहरों पर दांव खेला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने करीब 37 टिकट दलित वर्ग को दिए हैं। वहीं सपा रालोद गठबंधन ने 29% मुस्लिम टिकट दिए हैं अब तक। इसमें खास बात, बीएसपी और कांग्रेस दोनों का फोकस मुस्लिम फैक्टर पर है। एआईएमआईएम ने अभी 9 सीटों पर उतारे हैं अपने प्रत्याशी। यूपी में तकरीबन 19% मुस्लिम आबादी, शहरी क्षेत्रों में 32% मुस्लिम आबादी निवास करती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 16% मुस्लिम तबका रहता है। अभी ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के करीब 90 प्रत्याशी सामने आने शेष है। ममता बनर्जी तभी जीती थी बंगाल में जब मुस्लिम वोट में नहीं लगी थी सैनिक। एकजुट सेकुलर वोट बंगाल में टीएमसी की ताकत बना था। यूपी को लेकर सवाल, क्या साइकिल रोक पाएगी मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव को? अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लिस्ट सामने आ रही है, तो वहीं अब ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि साइकिल क्या रोक पाएगी मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव को? देखिए, बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरा सेकुलर वोट बैंक जब तक इंटैक्ट होकर सपा के पास नहीं आता, तब तक सपा उत्तर प्रदेश की सियासत का सिरमौर नहीं बन सकती, वहाँ का तख्त हासिल नहीं कर सकते अखिलेश यादव। बीते चुनाव में हमने देखा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ उमड़ी, उनके सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और प्रचंड तरीके से बीजेपी आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह अभी तक कोई एकता वहाँ कायम नहीं हो पाई। सपा अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। एक अच्छी बात सपा के लिए ये ज़रूर है कि वेस्टर्न यूपी में सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन हुआ है, तो बीजेपी जो चाह रही थी उसको क्या सपा और दूसरे अन्य दल वो पूरा करने में जुटे हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ने का इरादा रखती है और धीरे धीरे जो अगले चरण चुनाव के आएंगे तब तक ये हिंदुत्व का जो फोकस है बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बीते चुनाव में भी एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया था पूरे उत्तर प्रदेश में। तो लगता यही है कि इस बार भी कमोबेश वही हालात नज़र आए। तो हिंदुत्व का जो विषय है उसको लेकर बीजेपी झंडा बुलंद किए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य दल मुसलमानों को टिकट देने के अंदर जितने आगे दिख रहे हैं, उससे सेकुलर वोटों के बिखराव की चिंता अब सपा को सताने लगी है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सपा का जो मूल वोट बैंक है वो मुस्लिम यादव एक बड़ा समीकरण सपा के पास हमेशा रहता आया है, और अगर बीएसपी से छिटक कर या बीजेपी से छिटक कर जो दलित वोट अगर जाता है सपा की झोली में, तो वो ही वोट सपा को सरकार में ला सकता है। लेकिन ये सब एकजुटता के साथ सपा के पाले में आए तब ये काम हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे बंगाल में ममता का मॉडल था, ममता मॉडल के तहत सीपीएम और कांग्रेस वहाँ बिल्कुल हाशिए पर चली गई। हाशिए पर नहीं चली गई, बल्कि सीपीएम और कांग्रेस पार्टी के अनगिनत उम्मीदवारों की जमानत वहाँ जब्त हुई। मुसलमान जो मतदाता था और जो सेकुलर वोट था ममता को मिला, वो इंटैक्ट होकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पड़ा और उसका फ़ायदा वेस्ट बंगाल में हुआ। और ममता बनर्जी वहाँ बीजेपी की ने जितनी ताकत लगाई थी, वो बीजेपी की ताकत भी ममता को सरकार में आने से नहीं रोक पाई। तो यहीं उत्तर प्रदेश का हालात भी ऐसे ही है कि अगर साइकिल तभी दौड़ पाएगी। योगेश, देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि अगर हम पिछले चुनाव को अगर देखें तो पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, तो क्या इस बार भी ये पॉसिबिलिटी है कि कई मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट दें? देखिए, मुझे नहीं लगता मुस्लिम वोट जिस तरह से पड़ेगा वो ज़्यादातर वोट सपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। झुकाव मुसलमान मतदाताओं का सपा की ओर नज़र आता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव दोनों मुसलमानों के पसंदीदा चेहरे उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। तो ये संभावनाएं मुझे बहुत ही कम नज़र आती है, बहुत नगण्य कहूँगा। और प्रियंका गांधी ने वहाँ बहुत मेहनत की है, कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, तो जहाँ पर
मुस्लिम जो उम्मीदवार है वो जीतता हुआ नजर आएगा तो मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम जो मतदाता वहाँ उसको वोट देंगे, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इससे सपा की ताकत कमजोर होगी। सपा का जो बेस वोट बिल्कुल योगेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि लाल जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार के अगर चुनाव की हम बात करें तो इस बार जिस तरीके से सब लोग जानते हैं कि सपा का अगर बेसिक वोट बैंक है वो यादव है और मुस्लिम है, तो इस बार मुस्लिमों का क्या रुख रहेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि पिछले कई चुनावों में समाजवादी पार्टी ने एम/वाई के कॉम्बिनेशन पर ही जीत हासिल की है और पूरे प्रदेश में अपने आप को मुस्लिम और यादव समुदाय के एक बड़े हितैषी के तौर पर प्रस्तुत किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तब से ये देखा गया कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी धीरे धीरे करके हिंदू वर्ग को भी आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। न केवल उन्होंने अपने आप को एक जैसे कहना चाहिए प्रैक्टिसिंग हिंदू बताया और मंदिर जाना और भगवान परशुराम की मूर्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाना आदि जैसे काम किए, बल्कि इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्राह्मणों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़ा अभियान चलाया। ऐसे में इस तरह के संकेत मिले कि मुस्लिम वर्ग में इस बात को लेकर थोड़ा असंतोष था कि एक पार्टी जो कि उनके हित में हमेशा सामने रहती थी, वो अब हिंदुओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में कहीं मुस्लिम्स के हित को पीछे तो नहीं छोड़ रही। और शायद अखिलेश यादव की रतन मणि जी, एक और अहम सवाल ये भी उठता है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ओवैसी फैक्टर सपा को डैमेज करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी समाजवादी पार्टी की जो अपील है वो मुस्लिम वर्ग के लिए काफी अच्छी खासी है और मुस्लिम वर्ग ये मानता है कि ये पार्टी सरकार बनने की दिशा में मुस्लिम्स के हित में कुछ ना कुछ काम जरूर करेगी। ओवैसी का जहां तक सवाल है तो वो उत्तर प्रदेश के कई चुनावों में इसके पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा समर्थन मिलता हुआ दिखता नहीं है। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी ने इसके पहले भी हमेशा ओवैसी से दूरी बनाई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओवैसी के साथ जाने पर मुस्लिम्स का साथ मिले ना मिले, लेकिन अन्य हिंदू वर्गों का साथ जरूर समाजवादी पार्टी से दूर हो जाएगा। चलिए रतन मणि जी, एक और सवाल मेरा ये भी है, क्या सपा को आजम खान की एक्टिव कमी महसूस होगी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आजम खान एक वरिष्ठ मंत्री होने के साथ साथ पार्टी के पुराने चेहरे भी थे और मुस्लिम समाज के एक प्रोमिनेंट नेता के तौर पर उनका सम्मान भी था और लोग उनकी बात सुनते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुर के आसपास के इलाकों में तो खास तौर पर उनका काफी प्रभाव रहा है। अब चूंकि वो प्रचार में नहीं है, इस वजह से भी समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम लोगों को अपील करने के लिए कोई चेहरा नहीं है और उसकी कमी समाजवादी पार्टी को हमेशा से खल रही है जब से आजम खान जेल में है और पब्लिक लाइफ से बाहर है। चलिए रतन मणि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। योगेश जी, आपने इनकी बात को भी सुना होगा और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो ऐसे में क्या आप इनकी बात से एतबार रखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिझाने के लिए हिंदू वोटों को अखिलेश यादव ने बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे लगता है चुनाव आगे जितना आगे बढ़ेगा और जितने टिकट मुस्लिम्स को दिए जाएंगे अन्य दलों की ओर से, और मैंने एक बात पहले भी कही कि बीजेपी शायद एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारे, जो पुराना ट्रेंड उनका रहा है, तो ये मैसेज चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के कार्ड पर चल रही है। और योगी आदित्यनाथ जो कि भगवा वस्त्रधारी हैं, संत हैं, एक पीठ के वो प्रमुख हैं, तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे से ही ये हिंदुत्व की झलक नज़र आती है और यही कारण है कि वो संघ के पसंदीदा हैं, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर फिर मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो बात है ये अपने आप में ये साबित करती है कि, लेकिन यहाँ जो सवाल खड़ा किया है, लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, अगर लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां की जो तस्वीर है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सभी दलों ने ताल ठोक दी है, कमर कस ली है, पर ऐसे में मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से हम देखें तो क्या तस्वीर आपको नजर आती है?
अब देखिए, अभी अगर तस्वीर की बात करेंगे तो इससे पहले के चुनावों में मुस्लिम वोटर्स का एक तरीके से बंटवारा होता था। वो बसपा में भी जाता था, कांग्रेस की तरफ, चूंकि कांग्रेस एक तरीके से चौथे पायदान में जा चुकी थी, तो इसलिए कांग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत वोट पहुंचता था, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा में बंटता था। लेकिन अभी के जो सूरत हाल है उसमें एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि ओवैसी की पार्टी आने के बाद ये अटकलें जरूर लग रही थी कि कुछ एक हिस्सा, क्योंकि युवा वर्ग में मुस्लिम समाज में उनकी काफी लोकप्रियता रही है, उनके भाषण को लोग पसंद करते रहे हैं। लेकिन अभी इस तरीके से ओवैसी ने पहले एक्टिव हुए थे, लेकिन अब उनकी एक्टिविटी भी थोड़ी सी धीमी हो गई, रफ्तार धीमी पड़ गई। तो अब ये माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देगा, उनके पाले में जाएगा। और इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो वहां पर रालोद और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है, इसीलिए माना जा रहा है कि पहले 2 चरण में वहां पर मतदान होगा और वहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं तमाम सीटों पर बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। और अब अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि 2017 के बाद से एक बड़ा बदलाव माना जाएगा, जहां पर जाट और मुस्लिम समुदाय एक साथ हुआ और अखिलेश यादव की बाकी सोशल इंजीनियरिंग के जो गणित है वो भी अगर साथ आ गई तो वो बड़ा एक बदलाव, एक उलटफेर भी दिखाई दे सकता है उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में। चलिए, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब बने रहिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अवनीश त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव है क्योंकि चुनौती भी बहुत बड़ी है। अब ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी हिंदू कार्ड पर खेलती हुई नजर आती है, पर क्या आपको लगता है कि मुस्लिम कार्ड का फायदा अन्य पार्टियों को होगा और सपा को ज्यादा फायदा होगा इसका? नहीं, ये दरअसल ये सपा फायदा लेने के चक्कर में लगी रही है, हमेशा राजनीति इसी तरह से करती रही है। पर आप जो ताजा घटनाक्रम देखेंगे जो टिकट बंटने के बाद हुए हैं, अभी जो इमरान मसूद सहारनपुर के बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं, उनको टिकट देने का वादा हुआ था, वो कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी हुई, उनको निराशा हाथ लगी। तो ये अभी से कहना कि उनको फायदा होगा क्या होगा, ये हालात पर निर्भर करेगा। ये जरूर है कि मुसलमान को, खाली मुसलमान की राजनीति करने के लिए, वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने थोड़ी सी पहल की। अवनीश जी, ओवैसी फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि चाहे वो सीट जीते ना जीते पर किसी एक पार्टी का खेल जरूर बिगाड़ सकता है। नहीं, खेल बिगाड़ना तो बात की बात होती है, पर ओवैसी अपने तरह से राजनीति कर रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरह से राजनीति करती है और जातीय राजनीति तो सभी कर रहे हैं आजकल। मोटे मोटे क्षेत्रीय दल जितने हैं ये जातीय आधार पर राजनीति कर रहे हैं और उसी आधार पर जाट मुस्लिम समीकरण बनाने के लिए ही लोकदल का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। जी अवनीश जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सोशल इंजीनियरिंग की हम बात करें, जातिगत तस्वीर की बात करें, तो वो आप किस तरीके से देखते हैं? जी जरा फिर बताएं। मेरा सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति की हम बात करें, जातिगत तस्वीर की हम बात करें और सोशल इंजीनियरिंग का इम्पैक्ट अगर उत्तर प्रदेश पर देखें तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा बदलाव पिछले दिनों में हुआ है राजनीति में। जी, जातीय राजनीति हावी रही है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है, पर पिछले दिनों से कुछ बदलाव हुआ है, दिख रहा है। एक थोड़ा सा बदलाव, जब सबका कल्याण होने लगा है, सबको योजनाओं का लाभ मिलने लगा है और कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, तो लोगों के दिमाग में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है कि जहां अब लोग चाहते हैं सुशासन, अच्छी सी बातें, केवल जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे भड़काने के वाले जो दल हैं उनसे अब बचना चाह रहे हैं लोग धीरे धीरे। इसका नतीजे इसी वजह से 2019, 2017, 2014 के चुनाव के आप इसमें देख। चलिए अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी लगातार हमारे साथ बने हुए। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, तमाम अहम बातें रखी गई। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर हम बात करें 2017 के चुनाव की और 2022 के चुनाव की, तो सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा दोनों चुनाव में? देखिए, 2017 के चुनाव में बदलाव तमाम तरीके से है। बीजेपी के लिए बड़ा बदलाव है। बीजेपी 2017 के चुनाव जब लड़ रही थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कोई उनके पास चेहरा नहीं था। उस वक्त मोदी के चेहरे के नाम से ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़े गए और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आगे बढ़कर उस पर आगे बढ़ रही है, उनको एक सामने किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा जब सामने होगा तो एक उनकी आकलन होगा, उनकी सरकार के कामकाज का आकलन होगा। वहीं पर अभी उत्तर प्रदेश में 2017 में
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ हुआ था, और अब दोनों ही दल अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। उस वक्त 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस कमान संभाले हुए थे। आज इसके दौर में प्रियंका गांधी कांग्रेस की इस वक्त मुखिया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, सारा कुछ उनके निर्देशन में हो रहा है। तो सारे दलों में बदलाव हुआ है। बसपा 2017 में काफी एग्रेसिवली आगे आई थी, लेकिन इस वक्त बसपा उस तरीके से एग्रेसिव नहीं दिखाई दी है जैसे पीछे के चुनावों में दिखाई देती रही। तो एक सारे दलों के जो समीकरण है, सारे दलों के तमाम जो कोशिशें हैं, उनमें बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इस मायने में है, क्योंकि 325 सहयोगी दलों के साथ मिलाकर सीटें हासिल। चलिए ज्ञानेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। योगेश जी का रुख करना चाहूंगी। योगेश जी, देखिए तमाम तस्वीरें हैं और तमाम अटकलें भी हैं, तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं, पर अब ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। अगर हम बसपा की बात करते हैं तो बसपा का फोकस हमेशा मुस्लिम वोटर्स पर रहता है। तो क्या लगता है आपको इस बार कि मुस्लिम वोटर्स बसपा के साथ रहेंगे या थोड़ा सा बिखराव यहाँ पर भी नजर आएगा? चलिए योगेश जी से इसी पर जवाब लेंगे, पर ये जवाब पहले ज्ञानेंद्र शुक्ला जी से ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी, मेरा सवाल आपने सुना होगा, इसी पर जवाब मैं आपसे चाहूंगी। और देखिए, बसपा का निश्चित तौर पे बसपा के पास देखिए अभी भी बसपा के जो नेताओं की तरफ से जो अभी जब तो पहले लिस्ट है, पहले चरण की जारी हुई है सभी दलों की तरफ से, बसपा की तरफ से भी उनके नेताओं का ये मानना है कि भले ही समाजवादी पार्टी कितने भी दावे करे, लेकिन 16% से 18% के करीब मुस्लिम वोट और 6%, 7% यादव वोटों का उनके पास जो एमवाई का फार्मूला है, तो उसके हिसाब से भी इसके पास जो वोटों की तादाद है वो 23 से 24% पहुंचती है। उसमें जब दूसरी जातियों की भी वोट जोड़ेंगे तो वो अखिलेश का वो आंकड़ा ओबीसी और तमाम जातियों का जो गठजोड़ वो कर रहे हैं वो 32 तक पहुंचता है, 34 तक पहुंचता है। तो ऐसे में बीजेपी से वो सीधे मुकाबला उतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका यही मानना है कि बसपा के लिए पहले से ही उनके पास 21% के करीब दलित वोटरों का एक बड़ा जमावड़ा है, और उसके जरिए वो जब आगे बढ़ेंगे, उसमें जब मुस्लिम वोटर जुड़ेंगे और दूसरी जातियां जुड़ सकती हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तो ये बसपा इसी रणनीति पर काम कर रही है। चलिए ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और पूरी चर्चा के लिए। यहाँ